नमस्कार आप सभी को। आज के इस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मंच पर जिसका नाम है चरित्र से चित्र तक, जो कि लम्हे जिंदगी का है, हम हर बार आपके समक्ष लेकर आते हैं बहुत नई नई, बहुत अच्छी अच्छी, और नई क्या, जिनको आप सभी जानते हैं, बहुत महान विभूतियों को, और उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनकी जो उनका जो सफर रहा है उसके बारे में, और लेते हैं हम उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारी सीख, बहुत सारा ज्ञान भी हमें मिलता है और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसे ही आज जो एक साक्षात्कार, आज जो यहाँ पर हम सभी आप सभी के सामने लेकर आए हैं, एक इसी प्रकार के एक बहुत ही महान विभूति, बहुत ही आप उनको बहुत आप बहुत लोग जानते भी होंगे, और मुझे लग रहा है सभी जानते होंगे जो भी हमसे जुड़े हैं। और आदरणीय ऋषि कुमार सर जी, जो कि आप सभी को पता है आकाशवाणी में उनका क्या कार्य है, वो कितने देश विदेशों में जाकर के हमारे देश का परचम फहरा कर आए हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो आप सभी को आज मिलवाएंगे हम एक इस खूबसूरत से व्यक्तित्व से, और करेंगे उनसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातचीत, कुछ उनके बारे में हम जानेंगे, कुछ हम उनके बारे में बताएंगे, और बहुत ही प्रेरणादायी ये साक्षात्कार रहने वाला है, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा हमें समय लग रहा है क्योंकि हमारे जो ऋषि सर हैं वो सफर में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी सफर में हैं, अपने अपने सफर करते हैं, वो भी सफर कर रहे हैं, वो वाला सफर नहीं, जर्नी वाला सफर कर रहे हैं, और आप सभी को शायद वो दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम आपस में बातचीत कर लें, जब तक वो थोड़ा सा घर पहुंच जाएं जल्दी से, क्योंकि अभी वो सफर में है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लम्हे जिंदगी का जो ये मंच है, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर पूजा भारद्वाज का लम्हे जिंदगी का एक मंच है, हमारा मंच है। तो उनकी ये जो बहुत ही सुंदर पुस्तक अभी जो रिलीज हुई है, जिसका विमोचन हुआ है, सुर संदेश पुंज, मेरे एहसास, मेरे नहीं, डॉक्टर पूजा भारद्वाज के एहसास इसमें लिखे हुए हैं। तो उन्हीं का, क्योंकि अब सफर की बात चली है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी जो एक कविता है, मैं सफर में हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो ही कविता क्यों ना मैं आप सभी को फिर से उस कविता से रूबरू कराऊं। और आप जब 39 पेज पर जाएंगे तो आपको उनकी ये कविता मिलेगी, और बहुत ही सुंदर कविता है। मैं आप सभी के सामने वो कविता रख रही हूँ, क्योंकि हम अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारी जो महान विभूति हैं, जो हमारे ऋषि सर हैं, उनका, कि वो जल्दी से अपने घर पहुंचे और रिलैक्स होकर के आज के साक्षात्कार में पार्टिसिपेट करें, अपनी सहभागिता दें। तो आप सभी के सामने मैं फिलहाल पूजा भारद्वाज जी का, डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का मैं सफर में हूं ये मैं आप सभी के सामने रख रही हूं। तो सुनिएगा। मैं सफर में हूं, राहों में शोर है, दरख्तों में सरसराहट है, फिर भी मौन अधर मेरे, शायद सफर में हूं। मन में सवाल, दिल में बातों का गुबार है, फिर भी मैं मौन हूं, शायद मैं सफर में हूं। दोस्त पास हैं, दोनों ही गुमसुम हैं, गपशप करना चाहते हैं, फिर भी मैं मौन हूं, शायद मैं सफर में हूं। नील गगन के नीरव पक्षी मेरे कान कुछ कह जाते हैं, पर रात्रि की चादर ओढ़े हूं, मैं शायद सफर में हूं, मैं शायद सफर में हूं। तो ये इनकी बहुत ही खूबसूरत सी ये जो रचना है, कितनी भारी बातें अपने शब्दों से बड़े ही रचनात्मक तरीके से उन्होंने सभी के सामने रखी, कि कितनी, मतलब कुछ भी नहीं कह पा रही हैं, और उनके बस विचार चल रहे हैं, और असल में उनके जो विचार हैं वो सफर में हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो सफर में है। और भी बहुत सारी सारी रचनाएं हैं, कृष्णवाणी है, मैं नाम से है, निशब्द हूं मैं, ईश्वर की परीक्षा। और आप सभी से ना ये मैं रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ, बल्कि हालांकि मेरी भी जल्दी ही मैं एक बहुत अच्छा वीडियो इसका बना करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, और मैं फिर से आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी भी
एक ना एक इस किताब में से एक कविता लेकर के जरूर एक वीडियो बना करके डॉक्टर पूजा भारद्वाज को भेजें। और अब मैं जरा आ जाती हूँ मेरे मन की मैप पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऋषि सर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य स्थान पर, अपने घर मुझे पे। सिर्फ 1 मिनट लगेगा मैडम। हाँ कोई बात नहीं सर, जब तक हम जरा अपने जो साथी हैं उनका थोड़ा उनको वार्म अप कर देते हैं, उनको वो तैयार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा, और क्योंकि अभी मैं ये बताऊं, अब मैं उन गलियों में चल रहा हूँ जिन गलियों में मेरा जन्म हुआ था। मैं अपने होम टाउन आया हूँ पिलखवा, है ना। ओ और ये जो गलियां हैं, इन गलियों में मैंने 55 साल पहले अपना बचपन गुजारा है। और ये मेरा जो होम टाउन है वो पिलखुआ है, यानी लखनऊ हाईवे पे जब आप जाते हैं तो यहाँ कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, हर घर में कपड़े का काम होता है ना। और ये यही मेरी जन्मस्थली है। आज से 58 वर्ष पहले यही मेरा जन्म हुआ था, है क्या ना। बात तो है, आपने बातों बातों में अपनी उम्र भी बता दी हमें, हम तो नहीं सोचते थे कि आप 58 साल के हैं। अच्छा, तो और ये देखिए, ये होम टाउन है, कस्बा है। और मैं अपने घर सिर्फ 10 सेकंड में पहुंचने वाला हूँ, है ना। कोई बात नहीं, आप आराम से पहुंचिए, जब तक हम थोड़ा बहुत इन सभी को बता रहे हैं। आपके बारे में तो सभी जानते हैं जितने भी लोग हैं, लेकिन और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बता दें, हमारी कविताओं को थोड़ा सुना दें। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी जो ये पुस्तक है मेरे मन की मैं भी इसकी एक कविता आप सभी के सामने रख रही हूँ, जो मैंने अभी तक स्टेज पर तो नहीं सुनाई है, लेकिन मेरी किताब में है कि मेरे अंदर की आवाज पुकारे। यानी इसका जो शीर्षक है वो है अपना आसमान बनाना है। कि मेरे अंदर की आवाज पुकारे, सपनों के पर फैलाना है, बाहर उस आवाज को लाकर सबको क्या हूं दिखाना है। धड़क रही है जो धुन मन में, खींच के बाहर लाना है, और जो छुपा हुआ गहराई में उसको जग से मिलाना है। मेरे अंदर की आवाज पुकारे, सपनों के पर फैलाना है। कि वाह, अंधियारों को चीर में डालूं, उजियारे को पाना है, रेत पर चल पैरों के निशा को समंदर से मिलवाना है। मेरे अंदर की आवाज पुकारे, सपनों के पर फैलाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अब आप स्टार्ट कर सकती हैं, मैं घर पहुंच गया हूँ, है ना। अरे वाह, चलिए मैं फिर ये पूरी तो कर देती हूँ, आप जब तक थोड़ा सा अपना सेटअप बिठा लीजिए। कि चुनरी में भर लूं मैं सितारे, दामन में सहेज लूं चांद को, खुद अपना आसमान बना लूं, सजा दूं सपनों के बाग को। ये तोहफे मुझको मेरा जो, फिर उसमें मुझे खो जाना है। तारों को चुन के लाऊं धरा पर, फिर दुनिया को बतलाना है। मेरे अंदर की आवाज पुकारे, सपनों के पर फैलाना है, सपनों के पर फैलाना है। तो ये मेरे पुस्तक की ये एक कविता जो आप सभी के सामने रखी, और मुझे लग रहा है कि अब हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं, और अब यहाँ से छक्के चौके लगने वाले हैं, क्योंकि ये मंच बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व से आज सजने वाला है। और बस बहुत जल्दी सेटअप होने वाला है, सर बैठ गए मैं हैं। रेडी। ओके, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज इस खूबसूरत से मंच से, जो कि है लम्हे जिंदगी का चरित्र से चित्र तक। तो आदरणीय उपस्थित विद्वजनों, साहित्य रसिकों, संस्कृत प्रेमियों एवं सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ईशा भारद्वाज, वैसे तो आप सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता रही हूँ। मैं डॉक्टर ईशा भारद्वाज, प्रधानाध्यापिका, साहित्य साधिका, मंच संचालिका एवं समाज सांस्कृतिक गतिविधियों में निरंतर जुड़ी रहती हूँ। आज स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे लम्हे जिंदगी के चरित्र से चित्र तक के इस गरिमामय मंच पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व से संवाद स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चरित्र से चित्र तक केवल एक कार्यक्रम नहीं है, अपितु उन सभी विभूतियों की जीवन यात्रा को शब्दों में सहेजने का एक सृजनात्मक प्रयास है, जिन्होंने अपने कर्म, विचार और व्यक्तित्व से समाज को नई दिशा प्रदान की है। मैं हृदय की गहनतम भावनाओं के साथ डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदर्शिता, संगठन कौशल और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता
इस मंच को प्रत्येक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आज का ये विशेष साक्षात्कार हिंदी भाषा, साहित्य, प्रसारण और सांस्कृतिक चेतना से भरे एक ऐसे व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने अपने दीर्घ अनुभव, विचार, संपन्नता और कर्मनिष्ठा से हिंदी जगत में एक विशिष्ट स्थान, एक पहचान स्थापित की है। हमारे बीच आज उपस्थित है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ना केवल हिंदी भाषा को एक अभिव्यक्ति का माध्यम माना, बल्कि उसे जन जन तक, जन जन की चेतना, संस्कृति और आत्मा से जोड़ने का सतत प्रयास किया है। साहित्य, प्रसारण, प्रशासन, सांस्कृतिक विमर्श एवं हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय एवं प्रेरणास्पद रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से आपकी स्वर साधना हो, हिंदी अकादमी से जुड़ी इनकी सक्रिय भूमिका हो, अथवा देश विदेश में हिंदी के प्रचार हेतु आपका सतत प्रयत्न, हर आयाम में आपकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आपने केवल हिंदी की सेवा नहीं की, बल्कि हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति, संवेदना और मानवीय मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज हम अत्यंत गौरव के साथ, हर्ष के साथ, आत्मीयता के साथ आदरणीय श्री ऋषि कुमार शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो अब हमारा ये जो संवाद है, मैं आपके विविध आयामों से अनुप्राणित इस संवाद ने निश्चय ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को तैयार कर दिया है, जो भी हमने अभी बातें की हैं। यदि आपकी सहमति और अनुमोदन हो तो मैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला शुभारंभ करूं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहना चाहते हो आज के इस कार्यक्रम के लिए, तो आपके लिए मैं थोड़ा समय देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे प्रश्नों की झड़ी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और मेरी दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, क्योंकि मैं यदि कोई अनुरोध करता है तो उसको ना कहने के लिए मुझे अपने आप में अपराध बोध होता है। मैं अभी सुबह ऑफिस गया, ऑफिस से ऑल इंडिया रेडियो में आज दर्शनी प्रिया जी का कार्यक्रम था, वहां से आया, वहां से निकला तो दोस्तों ने घेर लिया, बोले नहीं चाय पी के जाना। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपने मदर फादर से मिलने जाना है, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और वो जो चाय आधा घंटे पी, वही आधा घंटा मैं लेट हुआ हूँ, वरना मैं रेडियो का व्यक्ति हूँ, कभी लेट नहीं हुआ करता है ना। तो एनीवे है ना, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में लेट उपस्थित हुआ, क्योंकि मैं खुद रेडियो का आदमी हूँ। मैं तो एक सेकंड लेट नहीं होता ना किसी भी कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में जो आके स्टूडियो में हुआ था, उसमें सबसे पहले पहुंचने वाला लोगों में मैं ही था, है ना। तो कोई बात नहीं है, ये ठीक है कि पाँव ने ठोकर बहुत खाए, पर पाँव किसी तरह से हरा पर तो आए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम का आगाज करता हूँ। और अब आप चाहें तो जो पूछ सकती हैं, मैं उसके उत्तर देने के लिए प्रतीक्षारत। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपको कंफर्ट फील कराने के लिए मैंने आपको बोला कि आप एक बार थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें सभी से, क्योंकि प्रश्नों की जब झड़ियां शुरू हो जाएंगी तो एक के बाद मैं प्रश्नों का एनकाउंटर करूंगी, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगी। तो क्योंकि आपकी आज्ञा मिल चुकी है, तो हम बढ़ते हैं आज के इस बहुत खूबसूरत से प्रेरणास्पद साक्षात्कार की तरफ। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही मैं जितने भी मैंने जो ये प्रश्न बनाए हैं वो एक्चुअल में मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है। मैं खुद इन सब प्रश्नों के आंसर आपसे जानना चाहती हूँ, उत्तर जानना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे सर ये है कि हिंदी साहित्य, आकाशवाणी और प्रशासन, इन तीनों क्षेत्रों में आपके लंबे अनुभव ने आपको जीवन का सबसे बड़ा कौन सा सत्य दिखाया है? देखो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है व्यक्ति को सरल रहना जी। यदि सारी चीजें जानकर भी व्यक्ति यदि सरल नहीं है, तो वो अंदर से बहुत व्यथित है, अंदर से बहुत अहंकार में है, अंदर से क्रोध में है, अंदर से कुंठा में है। हर व्यक्ति को बहुत सरलतम जीवन जीना चाहिए, लेकिन हम लोग आवरण ओढ़ लेते हैं, जो छद्म चीजें हैं या
ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को मतलब अहंकार में डुबो देती हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। और आपका पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं अपने मित्रों से कहा करता हूँ कि जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, तो मैं ऐसे काम करता हूँ जैसे मैं रिटायर हो गया। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस पोस्ट पर, इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उस दृष्टि को सोच के आप काम करेंगे, तो आप किसी के साथ भी इनजस्टिस या अन्याय नहीं करेंगे, है ना? आप बिल्कुल ही सरल रहेंगे, ठीक है? और सरलता से ही प्रशासन चलाएँगे, सरलता से ही कार्यक्रम करेंगे और सरलता से ही आप किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे। तो सरलता एक सिंपलिसिटी जिसे कहते हैं, जो गांधी जी का भी एक नारा था कि सब कुछ कर लेना आसान है, लेकिन सरल रहना बड़ा मुश्किल। हर क्षेत्र में, ये नहीं है कि भी आप शिक्षा के क्षेत्र में सरल रहें, आप व्यवहार में भी सरल आपको रहना पड़ेगा। आपके दिन प्रतिदिन के वस्त्रों में भी आपको सरल रहना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन की भाषा में सरल रहना पड़ेगा, कर्म में सरल रहना पड़ेगा, परिवार में सरल रहना पड़ेगा। और यदि ये सरलता है, तो फिर सब लोग आपसे जुड़ते चले जाएँगे और आप कम्फर्ट ज़ोन में चले जाएँगे। मेरा कहना ये है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि यदि आप किसी को माफ़ करते हैं, किसी गलती को छोड़ देते हैं, तो इसका अर्थ है यू हैव परचेज़्ड द पीस फॉर यू, यानी आपने अपने लिए शांति खरीदी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। हर व्यक्ति को अपने लिए शांति ढूँढने के लिए अपने मन में जाना पड़ेगा, मस्तिष्क में जाना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ मैं ऐसा कर दूँ तो करके मुझे शांति मिलेगी, ना, ना। बिल्कुल, आपके अपने कर्म में, अपने मन में, अपने एक्ट में आपकी शांति छुपी हुई है। तो इसलिए मैं बहुत ही सरल तरीके से हर चीज़ को देखता हूँ और करता हूँ। क्या बात है सर। मेरा इसी प्रश्न से एक और छोटा-सा प्रश्न कि आपके आपके अनुसार जो आप अभी ये सरलता की बात कर रहे हैं, वो सरलता असल में है क्या? जैसे आपने बोला कि परिवार में सरल रहना है, चलो वस्त्रों का सरल रहना हम समझ गए, सादा जीवन उच्च विचार वाली बात हो गई। लेकिन आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं सरलता को? जीवन में देखिए सरलता को? देखिए, सरलता साधारणतः हर किसी के बस की बात नहीं है ना? जी। क्यों? क्योंकि सरलता आपके परसेप्शन पे निर्भर होती है, आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर होती है ना? एक को जीन्स पहनना लगता है कि वह ठीक है, मैं दिखाऊँगा जीन्स पहन रहा हूँ, बहुत अच्छी, मुझे भी अच्छी लगती है, वो सब ठीक। लेकिन जो सिंपल सिटी है, जो साधारण कपड़े हैं, वो पहनना, और जो विस्तृत सोच वाले कपड़े हैं, जिसे कह सकते हैं हम कि पाश्चात्य कपड़े पहनने, है ना? तो यदि हम किसी भी तरह के वस्त्र डाल लें, लेकिन मन के अंदर यदि नॉलेज, ज्ञान, एनलाइटमेंट यदि है, तो हम सरल रह पाएँगे। वरना अब आप देखिए, साधु संत रहते हैं, एक ही उनका कपड़ा है ना? यदि किसी को नॉलेज, विवेकानंद के वस्त्रों को देखिए आप, है ना? तो केवल ये वस्त्र तक सीमित नहीं है, ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके एक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सरलता से निर्णय लेते हैं। और यदि सरलता है, तो फिर क्रोध नहीं है, अहंकार हुँ। नहीं है, कोई मिथक नहीं है। तो ये सारा जो है वो आपकी नॉलेज के ऊपर आधारित होता अच्छा, तो मतलब सीधा-सीधा आपका कहने का मतलब है, वस्त्र चाहे कोई भी धारण करें, है। लेकिन हाँ, यदि मन में सरलता नहीं है, तो हाँ, मतलब जो शांति आप एक तरह से कहेंगे, सपोज़ आप मान के चलिए किसी पीसफुल को माइंड। हाँ, कम्फ़र्ट मतलब अगर आप वस्त्रों की बात करें, तो कम्फ़र्ट की बात आ जाती है, तो वो एक तरह से सरलता परिभाषित हो जाती है ना? हाँ, तो हाँ, तो यानी कि कम्फ़र्ट फ़ील हो, देखने वाले को भी अच्छा लगे और खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास है इस चीज़ को लेकर के कंफर्टेबल हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से वो सरलता हुई आपके आप जो कह रहे हैं सरलता, जी, जी, जी। उसको परिभाषित करते हुए। जी, तो अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आती हूँ और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे सर ये है कि आपने देश और विदेश में जो हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किया है, आज वैश्विक स्तर पर
हिंदी की स्थिति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए ईशा जी और मेरे सभी जो मित्र हैं इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सन 1985 में मैंने 12th की और जब मैं 12th कर रहा था तो अचानक मुझे एक मतलब रुचि जागृत हुई कि मैं वर्ल्ड के रेडियो स्टेशंस को ट्यून करके सुनता था। जैसे डॉयचे वेले जर्मनी, एनएचके जापान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रेडियो चाइना इंटरनेशनल और विभिन्न देशों के लगभग 25-30 देशों के रेडियो स्टेशंस को मैं सुना करता था। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन हिंदी का चैनल लग गया जर्मनी का। जर्मनी उस समय 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो उस समय रेडियो बर्लिन उनका रेडियो स्टेशन हुआ करता था और एक रेडियो डॉयचे वेले, ये 2 स्टेशन उनके हुआ करते थे। तो मैं उन रेडियो स्टेशन को सुना करता था, उनके हिंदी प्रसारण सुना करता था। वो भारत के लिए प्रसारित किया करते थे। अब मैं था स्टूडेंट ज्योग्राफी का, भूगोल का स्टूडेंट था, है ना? और मेरी रुचि भी आज भी ज्योग्राफी में बहुत है ना? तो जब मैं वो सुना करता था तो उनकी प्रतिक्रियाएं लिखकर मैं इंग्लिश के सेक्शन की इंग्लिश में भेजा करता था और अंग्रेजी के सेक्शन, हिंदी के सेक्शन की हिंदी में भेजा करता था। तो अब उनको उनके कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया कोई भारत में बैठा हुआ व्यक्ति यदि भेज दे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। फिर वो रेडियो पर मेरा नाम लेकर कि भाई ये पत्र भारत से आया है और ऋषि कुमार शर्मा हमारे ऐसे श्रोता हैं जो कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। तो मुझे उन्होंने फिर इनवाइट किया कि आप हमारी एम्बेसी में चाणक्यपुरी में आइए दिल्ली में और हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो जब उनसे उनके राजदूत वहां हुआ करते थे, हाई कमिश्नर हुआ करते थे। ये मैं सन 1985 से लेकर 1990 तक की बात बता रहा हूँ। आप देखिए उस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या थे, आप सोच के देखिए। कुछ भी नहीं था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम पर। यानी संचार के साधनों में रेडियो और टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट था उस समय, है ना? बहुत कम लोगों के पास, 1-2 लोगों के पास कलर था। पत्र के माध्यम से सिर्फ हम अपने संदेश को भेजा करते थे और जब हमारा पत्र वहां पहुंच जाता था तो वो हिंदी में डायरेक्ट वो जवाब दे दिया करते थे। यानी जर्मनी से, चाइना से, यानी इजिप्ट से भी हमारे पास कांटेक्ट हुआ करता था। प्रिटोरिया उस समय हुआ करता था जो आज साउथ अफ्रीका के नाम से बना है। तो इन कंट्रीज से मैं जुड़ा और जब ये अपने कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे हिंदी में, अपने बताते थे कि किस तरह से यहाँ की संस्कृति, वहाँ की संस्कृति और ये हमारी संस्कृति में ये होता है, उनकी संस्कृति में सारे, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन जो है उनके देश की संस्कृति और अच्छी बातों को प्रचारित करने के लिए वो हिंदी का प्रसारण किया करते थे। और मैं आपको बता दूं पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा 215 के आसपास श्रोता हुआ करते थे जो शॉर्टवेव सुना करते थे इस तरह के। उनमें से मैं एक था। और और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी के प्रसारण सुना करते थे तो मुझे लगा कि हिंदी की स्थिति खराब है। तो एक दिन क्या हुआ कि प्योत्रा वार्निकोव थे जो रशिया के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने रामायण महाभारत का रशियन में ट्रांसलेशन किया है ना, और बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है। तो वो इंडिया यानी भारत आए और भारत आने के बाद उनको मेरे होम टाउन में किसी कार्यक्रम में आना था। तो उनको दिल्ली से लेकर और होम टाउन तक लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो मुझे उनके साथ 2 घंटे का टाइम मिला। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि ऋषि देखिए आपके यहाँ पर 80% जो है वो साइन बोर्ड अंग्रेजी में है। आप सोच के देखिए कि क्या कोई जर्मनी का व्यक्ति, क्या कोई रशिया का व्यक्ति, क्या कोई जापान का व्यक्ति, कभी कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंग्रेजी में अपने साइन बोर्ड्स लगाता हो? कोई नहीं लगाता। हम लगा रहे थे क्योंकि हम अंग्रेजी के गुलाम थे। अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति के दास आज भी हम हैं, है ना? हम ये काम कर रहे थे उस समय, कब? आज से 30 साल पहले। आज भी है वो, आज भी है। आज ज्यादा हो गया, आज परसेंटेज 90% हो गया है।
हाँ, बल्कि आज तो ये है कि यदि किसी को तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आता तो लोग हाँ, टीका टिप्पणियां, बल्कि विदेशों में ऐसा नहीं है। यदि हाँ। कोई गलती करता है ग्रामेटिकल तो कोई ज्यादा इतना ध्यान, लेकिन यहाँ तो बात पकड़ी जाती है, इतने ज्यादा गुलाम हो गए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ईशा जी, हमें इस बात से कोई दो राह नहीं है कि हमको अंग्रेजी अंग्रेजों से भी अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो लैंग्वेज तो है वो, हम तो लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज का दोष थोड़ी है। लेकिन जब हमने लैंग्वेज सीखकर उनकी कल्चर को अपना लिया, जी वहां समस्या पैदा हो गई। उनके कॉस्ट्यूम्स को अपना लिया, उनकी बातों को हम सही सिद्ध कर रहे हैं। क्या बात है ये, हम कहां तक चले जाएंगे। आज भी आज भी मैं बताता हूँ, एक रिक्शे वाला अपना बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहता, हम्म है ना। वो कहता है मेरा बच्चा स्टाइल सूटेड बूटेड लग के जाए और उसको जाए। इसका मतलब है मानसिक गुलामी। दूसरा ये है, उसको ये लगता है कि अंग्रेजी में रोजगार है, हिंदी बोल के क्या करेगा। आज बच्चे यदि हिंदी पढ़ते हुए माँ बता पिता कहते हैं यार फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, अंग्रेजी कर लो, हिंदी तो पढ़ लेना, हिंदी बाद में हो जाएगी। जहां ऐसी स्थितियां हों तो उसका परिणाम तो आज हम भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे ना अंग्रेजी जानते हैं ना हिंदी जानते हैं। ये 30 साल पहले हमको समझ आ गई थी, इसलिए हमने हिंदी के क्षेत्र में काम करना आरंभ शुरू किया, कर। और अब काफी हद तक हिंदी का भी उपयोग, और हमारी काफी सारे फॉर्म हैं जो हिंदी में अब भरे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों में बदलाव भी आया है हिंदी के लिए, और जी ये बहुत जरूरी भी है। जी। जी। और केवल हिंदी हिंदी कोई भाषा थोड़ी है। ये तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम है, हिंदी नहीं, है, हम हिंदी है। इसको भाषा की दृष्टि से ना लें, यदि इसको लें तो संस्कृति की दृष्टि से लें, एक सभ्यता की दृष्टि से लें, है ना। एक रिचुअल्स की देखिए आप, सारे तीज त्योहार हम हिंदी में करते हैं, सब कुछ हम हिंदी में कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमने झंडा उठा रखा अंग्रेजी का, बच्चे हमारे हैं। देखिए आज हमारे बच्चे जो हैं वो तर्कशील बच्चे हैं, वो हर चीज को करने के लिए उसका क्या मांगते हैं कि इसका तर्क क्या है। हम पूजा कर रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनके पीछे तर्क क्या है। और हमारे धर्म के ठेकेदार इन तर्क के वैज्ञानिक पक्षों को बच्चों को बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता। हाँ आधा अधूरा ज्ञान। हाँ, आधा अधूरा नहीं, आता ही नहीं है ना। मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र, ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति सारे, लेकिन भैया इनका अर्थ तो बताओ क्या है। बच्चों को, नए बच्चों को वो उससे जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हिंदी के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनमें सबसे पहला काम ये भी होना चाहिए, हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आया, और छोटा सा ही कहेंगे क्योंकि मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप जापान और इन सब से जो विदेशों के रेडियो स्टेशनों से आप जुड़ते थे, और तो क्या आपको वो भाषाएं भी आपको इसका मतलब आती होंगी, विभिन्न नहीं भाषाएं? एक्चुअली अच्छा। क्या है कि उनका ट्रांसमिशन भारत के लिए होता था, और उनका ट्रांसमिशन आधा घंटे हिंदी के लिए, 10 मिनट संस्कृत के लिए, 15 मिनट उर्दू के लिए, इस तरह से हुआ करता था। तो हम जो हिंदी के ट्रांसलेशन, हिंदी के प्रसारण सुना करते थे। तो आप जो उनसे प्रश्न पूछते थे या जो भी कोई आपके उनसे वार्तालाप होती थी, तो आप वो हिंदी में ही करते थे? मतलब मुझे वो सब हिंदी में करते, बिल्कुल हिंदी में करते थे, और हिंदी में ही हम पत्र लिखा करते थे। हम मुझे पत्र तो भी स्वयं को बहुत गर्व होता है जब कहीं ऐसे जाती हूँ। जैसे मेरे बेटे के विद्यालय में जब मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ था तो मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया था वहां पर, और मेरी पुस्तक का वहां पे तो सब वहाँ इंग्लिश बोल रहे थे, और मुझे शुद्ध हिंदी बोलने में जो आनंद आया, और जो बच्चों ने उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दी। बच्चे भी, ऐसा नहीं है, बच्चों को यदि हम हिंदी की तरफ अग्रसर करें या हिंदी में बातें करें, बच्चे बड़े कंफर्टेबल फील होते हैं। मातृभाषा तो ऐसी भाषा है अपनी। हाँ, मैं आपकी बात बताऊं, अपनापन कोई लगता भी है। भाषा जो होती है ना, कोई भी भाषा जो होती है जी। वो कभी भी कठिन नहीं होती, वो अपरिचित होती है। उसका हम प्रयोग नहीं करते तो वो अपरिचित होती चली जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब शब्द अपरिचित होते चले जाएंगे धीरे धीरे। आपने जो शब्द पढ़े अपने घर में, परिवार में, बचपन में, वो गायब होते चले जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे शब्दों की हत्या इसी तरह होती है यदि उसका उपयोग ना हो।
ना है ना? हो तो बिल्कुल सही बात हाँ, है। मतलब ओवरऑल हमारे जो ऋषि सर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी हिंदी को अपना गर्व मान के चलें और जहां जाएं अपनी हिंदी का उपयोग करें। इंग्लिश सच बात है हमारी सिर्फ हमारे लिए एक सीखने के लिए है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसके कम्युनिकेशन का अलावा मीन्स। और कुछ नहीं हम्म, है। हम्म, और अब सर मैं थोड़ा सा रुक करती हूँ हमारे कमेंट्स की तरफ, क्योंकि हमारी जो इतने प्यारे प्यारे ऑडियंस हमसे जुड़े हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हमसे जुड़े हैं, वो क्या अपने विचार रख रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है और हमें भी अच्छा लगता है। तो रमा त्यागी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, मीरा श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है, पूजा श्रीवास्तव जी, मनोज अबोध जी जुड़े हुए हैं। और रमा त्यागी मैम बोल रही हैं कि बहुत बड़ी बात कही है ऋषि सर ने, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है, क्योंकि वो बहुत सरल हैं। उनसे मिली हूं मैं तो एकदम कहते ना मातृत्व उनसे मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। मीरा श्रीवास्तव जी कहती हैं कि सरलता की सही अभिव्यक्ति की आपने ऋषि कुमार जी। और हमारी जो स्वर कोकिला हैं पूजा दीदी, पूजा श्रीवास्तव जी, ऋषि सर को देखकर भी सरलता को परिभाषित किया जा सकता है। क्या बात है सर, देखिए तो। और मनोज अबोध सर कह रहे हैं कि रोचक संस्मरण ऋषि जी, सर के साहित्य साधना को नमन। ये हमारी पूजा दीदी बोल रही हैं। ज्ञानवर्धक पूजा दीदी बोल रही हैं। प्राणेन्द्र नाथ सर कह रहे हैं कि ऋषि जी ने बिल्कुल सही कहा, हिंदी माँ की भाषा है, अपनी भाषा है। और मेरी कलम से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त किया जा रहा है। और डॉक्टर अनीता त्रिपाठी भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हैं। और अब मेरा तीसरा प्रश्न है, और मेरा तीसरा प्रश्न आपकी तरफ ऐसे है कि साहित्य और समाज, इन दोनों के बीच में आप किस प्रकार का संबंध मानते हैं? क्या साहित्य वास्तव में समाज को बदलने की शक्ति रखता है? आपके क्या देखिए विचार हैं? जी देखिए साहित्य वास्तव में समाज को बदलने की शक्ति रखता है। जी ठीक है। जी और कई बार समाज को देख के साहित्य लिखा जाता है। ठीक है। जी अब अमेरिका से एक विद्वान भारत आते हैं और वो जी। भारत की संस्कृति को देखकर बड़े गर्वित होते हैं कि देखिए क्या इनकी बात। परिवार की संस्कृति कितनी अच्छी है। मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जॉन करके कुछ थे, है ना? अच्छा। वो रिसर्च कर रहे थे। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ भारत से रिसर्च करके, मैं यहाँ ऐसी क्या चीज लेके जाऊं कि जिससे हम्म, कि मैं अपने यूएस को बता सकूं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बता सकूं, है ना? जी अ, यहाँ बीच में मैं बात रोक के, यूएस के जो वॉइस ऑफ अमेरिका के जो पीटर हाइनलाइन कॉरेस्पोंडेंट थे जी सन 90 में, मैं उनके साथ जाया करता था सहारनपुर, है ना? जी और ऐसी जगह जाया करता था। मार्टिन ये जो हमारे थे बीबीसी के भी थे, सबके साथ मैं ट्रेवल किया है मैंने। ये जी रिपोर्टिंग के लिए जाते थे और मैं इनके साथ जाया करता था, है ना? तो अब जो बात है कि जब वो विद्वान आए तो उन्होंने कहा कि यार हम ऐसी कैसी क्या चीज लेके जाएं जो हम अपने देश को बता सके, भारत में ये है इसलिए भारत अमर है। तो उन्होंने 3-4 फिल्में देखी, तो उन्होंने कहा कि फिल्मों से कुछ मिल जाए। आपको ये बात पता होगा कि आज से 30-40 साल पहले साहित्य के ऊपर फिल्में बनती थी और साहित्यकारों की कहानियों को लेकर वो फिल्में बनाई जाती। जी तो बिल्कुल। वो जब एक फिल्म उन्होंने उनको मिली, वो थी दो रास्ते। दो रास्ते फिल्म 3 भाइयों की कहानी है। एक भाई पढ़ लिख कर अमीर हो जाता है, उसकी पत्नी घर में नहीं रहना चाहती। एक भाई बेरोजगार रहता है, एक भाई बड़ा है, बहुत समझदार है ना? परीक्षित साहनी उसमें बने। तो उसमें क्या है कि उसमें लास्ट का सीन जो है ना, लास्ट का सीन ये है कि बीच की जो भाभी है उसकी, उसको वार्तालाप में एक गुलदान फेंक के मारती है, उस सिर में उसका फट जाता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है। ठीक है। और वो मरने की स्थिति में राजेश खन्ना आ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि भाई को ये एहसास हो जाता है जिसकी पत्नी ने गुलदान मारा है कि ये बहुत बड़ी गलती की है तुमने, बहुत डांटता है उसकी पत्नी को, है ना? और बड़ा भाई तो परेशान रहता है और वो हॉस्पिटल में। तो वो क्या देखता है, हॉस्पिटल के मिरर में उसको दिखाई देता है कि मेरा बिचका भाई और भाभी दोनों ऐसे खड़े हैं, दोनों पश्चिमा से हैं, गलती माफ कर ली है। अंदर पुलिस इंस्पेक्टर जो बयान ले रहा होता है कि आपको ये चोट कैसे लगी, उसको पता है कि यदि मैंने बता दिया कि मेरी भाभी ने मेरे सिर पे मारा है तो ये पुलिस ले जाएगी, जेल हो जाएगी, पूरे परिवार की बदनामी होगी और सब। वो स्टेटमेंट बदल देता है, बोले मैं सीढ़ियों से फिसल गया था इसलिए मेरे को ये चोट लग गई। जगदीश राज उसमें इंस्पेक्टर बनाए गए।
तो वो जगदीश राज भी समझ जाते हैं कि बात क्या थी और ये क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर परिवार की बॉन्डिंग इस तरह थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको ये अच्छी तरह से नजर आ रहा था कि जब तक इनकी शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, जब तक इनकी परिवार की व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, जब तक इनके विवाह की व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, तो ये देश इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम इसको पार नहीं पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को भारत में बेच नहीं पाएंगे। तो ये जो हमारी जो बॉन्डिंग है परिवार वाली, ये टूटती नजर आ रही। ठीक है। और नई जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो आजकल के सो कॉल्ड फिल्में बना रहे हैं, तो वो यही फिल्में बना रहे हैं कि एक पत्नी है, एक बच्चा है, एक है अपने फ्लैट में रहते हैं, वो आनंद से जी रहे हैं, और माँ बाप अपने पड़े हैं कहीं और, वो रहते नहीं उनके साथ। वही कल्चर आज आ गई। तो साहित्य का समाज प्रभाव पड़ता है, इसलिए साहित्यकारों को ऐसे उपन्यास, ऐसे फिल्में, ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां लिखनी चाहिए जो समाज के ऊपर प्रभाव डालें और उनको युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारी संस्कृति तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है, और सच कहें तो ऋषि सर, मैं खुद इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे साथ मेरे सास ससुर रहते हैं, और हमारी जो माता जी हैं उनकी तबीयत, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बेड पे ही है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है वो इतना फलित होता है कि आज मुझे लगता है मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, मेरे माँ बाप और जो मेरे इन लॉज हैं, जो मेरे सास ससुर हैं, उनका आशीर्वाद है कि आज मैं जो हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। और लेकिन आप जैसे लोग बहुत कम हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ये जो विचार है कि साहित्य सही में बदल सकता है, साहित्य एक उजाला है, यदि सही तरह से उस उजाले को प्रकाशित किया जाए, वो चारों तरफ फैले, तो सबको ये ज्ञात देखो, मैं होगा कि कहता असल में हूँ, हमारी मैं संस्कृति अपने कितनी वक्तव्य में अक्सर कहा करता हूँ कि एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो हमको गलत सलाह देती हो। और बिल्कुल आज बिल्कुल से सही। 30 साल पुरानी एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें आपको मूल्य ना मिलते हों, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल जय संतोषी में उठा लो, आप राजा और रंक उठा लो, कोई भी फिल्म बिल्कुल उठा लो, वो एक मैसेज देके जाती थी कि हमको गलत काम नहीं करना, नैतिकता के दायरे में रहना। रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही आप सादगी के साथ, और हमारी संस्कृति, मुझे जो संस्कृति के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार हमें मिल गया है, हमें आशीर्वाद मिल गया है, हमें प्रेरणा मिल गई है, और आने वाली पीढ़ी को बहुत सारा मोटिवेशन भी मिल रहा है, और पता लग रहा है कि असल में हमारी संस्कृति क्या है। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न का उत्तर दिया। और अब जल्दी जल्दी चलते हैं, और मैं, क्योंकि मेरे प्रश्न काफी सारे हैं और पूछने की मेरी इच्छा भी इतनी ज्यादा जागृत हो रही है कि आपके जो आप उत्तर दें, मैं उन्हीं में से और 10 प्रश्न बना लूं, लेकिन समय जो है वो इंगित कर रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, और शॉर्ट में ईशा आप प्रश्न करें। और मैं थोड़ा सा इधर भी आती हूँ कमेंट की तरफ, वो बहुत अच्छे अच्छे। देखिए, एकल परिवार पर बेस्ट फिल्म आज के दौर में, सही कहा आपने सर, और हमें भी पसंद किया जा रहा है, हमारा संचालन भी पसंद किया जा रहा है। और प्राणेश दास मिश्रा सर जी कहते हैं कि साहित्य समाज में हमेशा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन बाहरी संस्कृति के आघात से भारतीयता को गहरी चोट पहुंचाई है। और मतलब काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं अगर स्क्रॉल करूंगी तो हमारा समय निकल जाएगा, लेकिन ये बता रही हूँ कि सबको आज का ये साक्षात्कार, मैं भी कंफ्यूज हो गई बहुत पसंद आ रहा है। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मेरा प्रश्न है कि आपने अनेक कवियों के साथ में, अनेक लेखकों के साथ में और बुद्धिजीवियों के साथ में संवाद किया है, तो आपके अनुसार एक अच्छे साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? देखिए, साहित्यकार जो ना अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। कवि अलग रखता है, कहानी वाला अलग रखता है, लघु कथा अलग रखता है, रिपोर्टर अलग रखता है, और जो यात्रा करते हैं राहुल संकृत्यान की तरह, मधु कांकरिया की तरह, है ना, वो अलग रखते हैं। हर एक की सोच बिल्कुल अलग है ना। जी। मैंने बहुत सारे साहित्यकारों के साथ काम किया, विद्यानिवास मिश्र से लेकर रामदरस मिश्र से लेकर, और जो जितने भी आज ये फेमस कवि हैं, नीरज जी से लेकर कमलेश्वर तक, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। मैं इस नतीजे पे निकला हूँ, जो साहित्य समाज में दिशा दे वही अच्छा साहित्य है और वही अच्छा साहित्यकार है। हो सकता है उसके निजी जीवन में कुछ थोड़ी सी
परेशानियां हो, मैंने नीरज जी से एक बार बात जी, की थी। मैंने, नीरज जी आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो और आपके अंदर एक दो अवगुण भी हैं। तो उन्होंने कहा भैया जी, देखो, आप मोर को देखो कितना सुंदर है, और पैर देखो, है ना, उसके पैर देखो, तो आप कहोगे कि यार पैर कितने बेकार है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। तो इसलिए हम्म। जो साहित्यकार है और साहित्य है, उसका उसका लेखन ये बताता है कि वो कितना उत्कृष्ट है। और बिल्कुल। लेखन जो होना चाहिए, वो नीचे के पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी सलाह दे, और ऐसे व्यक्ति को भी सलाह दे जो आम आदमी है, और ऐसे व्यक्ति को भी प्रभावित करें जो बहुत ही संसाधनों से घिरे हुए हैं, उनको भी बदल दे, तो वो एक अच्छा साहित्य है। क्या बात है सर। आपने जो ये मोर वाली बात बोली, तो वैसे तो ये प्रश्नों से हटके और उत्तर से अलग एक, मैं आपको एक छोटा सा अपना वाकया बताना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ था कि मैं काफी परेशान हुई थी, तो मेरे पापा ने मुझसे यही बोला कि क्या सोच करके कि तुम परेशान हो रहे हो, किसी की सुंदरता देख करके या किसी की कोई चीज देख करके, क्योंकि तुमने मोर देखा है, मोर खुद कितना सुंदर होता है लेकिन अपने पैर देख के रोता है। वहीं पे जो कबूतर है, जो कबूतर इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसके पैर बहुत सुंदर है। तो कहीं ना कहीं हम्म। कुछ ना कुछ अगर अवगुण है, लेकिन उनको आप अपनी ताकत कैसे बनाते हैं। जैसे मोर नाचता है तो उसके वो मजबूत पैर उसको बहुत जरूरी है, वहीं अगर कबूतर उड़ रहा है तो उसके वो छोटे पैर उसको बहुत जरूरी है। तो हर हर चीज ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ी हुई है। तो मतलब ये वाला आपकी बात मुझे पता है थोड़ा सा लीक से हटके है, लेकिन मेरा मन किया कि मेरे पापा की बात आप सभी के सामने रखूं। तो इस तरह से पापा ने मुझे उस समय समझाया था, और आज आपने वापस से वो वाली बात, काफी पुरानी बात एकदम से मेरे सामने आ गई प्रत्यक्ष तरीके से। और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी इस तरह की बातें कर रही हूँ। और अब मैं आती हूँ फिर से अगले प्रश्न पर। तो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि आपकी जो यात्राएं हैं, संगीत है, फोटोग्राफी में जो रुचि है, इन सब ने आपके व्यक्तित्व और लेखन को किस तरह से समृद्ध किया है। और इसी में एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगी कि आप अपने आप मतलब आप हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, या क्या बताना चाहेंगे। एक्चुअली हम जानना चाहेंगे कि आप अंदर से कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसा आपका व्यवहार है। हम तो देखते ही हैं, लेकिन अपने बारे में बताता है कोई तो और अच्छा हमें लगता है सुनने में। तो वो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, यदि आपने मेरी फेसबुक या मेरे इंस्टा को या उसको देखा होगा, जी। तो मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपनी पर्सनल वीडियो भी अपलोड करता हूँ, है ना। जी। अब मुझे मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत पसंद है, और क्या बात मोहम्मद है। रफ़ी के गाने की वीडियो बनाकर और मैं उस पे अपलोड करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, उनके पास कार होगी, लेकिन मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं कार चलाना नहीं चाहता। हम्म। मैं कार में पीछे बैठ के मोहम्मद रफ़ी के गीत सुनना चाहता हूँ, हाँ। और उनको गीत सुनना चाहता हूँ, और अच्छी कविताएं पढ़ना चाहता हूँ, ईशा जी की, पूजा जी की, या मनोज अबोध जी की, पूजा जी की गजलें सुनना चाहता हूँ, क्योंकि समय इंसान के पास कम होता है। अब वो कार चलाने में, इरिटेशन होने में, जाम में फंसा हुआ है, इतने तो उसको, उसका पेट्रोल नहीं जलेगा जितना उसका रक्त जल जाएगा, है ना। तो मैं वो सब चीजों से बच जाता हूँ, है ना। और जी। मेट्रो में भी मैं ये सारी चीज का आनंद लेता हूँ। फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है ना। और मैं आलोचना से बचता हूँ, है ना। जी। मैं बहुत कम किसी की आलोचना करता हूँ। आपने, किसी ने भी नहीं सुना होगा मैं किसी की आलोचना करता हूँ, लेकिन ठीक सर है। आप तारीफ बहुत अच्छी करते हैं, इतना मुझे पता है। जब भी मैंने सुना है इतनी बढ़िया आप तारीफ करते हैं, मतलब मन खुश हो जाता है। नहीं, देखो भगवान, देखो तारीफ तो भगवान भी चाहते हैं, ठीक है ना। और भगवान के सामने आप कहते भी हो कि मैं मूर्ख खल कामी और तुम स्वामी, तो हम्म। भगवान भी इसी से प्रसिद्ध प्रसिद्ध होते हैं। और मानव मन की ये सच्ची बात है कि ये सब लोग कहते हैं कि भाई आप किसी की आलोचना करो, वो करो, है ना। लेकिन प्रशंसा जो है वो करने से मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप उत्साहित होते हैं, है ना। और वो जो उत्साह आपके अंदर होता है, वो आपकी अपनी अंदर जो गलतियां हैं उसको भी पहचानने की एक दृष्टि देता है कि देखो इन्होंने तारीफ तो की है, लेकिन कहीं मेरे अंदर ये गलती थी, वो गलती इन्होंने छोड़ दी।
तो उस गलती को आप अपने आप ही दूर करते हो, ठीक है, कोई और नहीं जी कर सकता, है ना। और हमको पता होता है हम क्या गलती कर गए। मैं जी रेडियो जी उद्घर्षक हूँ, और मैं आपको बता दूं, जब मैं मन से बोलता हूँ, मेरे से एक भी फंबल, एक भी पॉज, एक भी कोई चीज गलत हो जाती है, तो मुझे खुद एहसास हो जाता है कि यार मेरे से ये शब्द गलत बोल गया, और ये गलती मेरे से हो गई, मेरे को पॉज नहीं देना चाहिए था यहाँ, है ना, इस वाक्य के बाद, इस सेंटेंस के बाद, इस शब्द के बाद। तो जी हम जी अपने जज तो खुद हैं, हमें मालूम है, हमारे जी जी दो मन है। एक मन कहता है इस काम को, ये गलत है, मत कर। दूसरा मन कहता है ठीक है, देखा जाएगा। जी ठीक है। जी हाँ। तो हम प्रभावित किससे हैं, हमारा ज्ञान क्या कहता है, ये सारी चीजें, है ना, करती हैं। एक ट्रांसपोर्टर है, वो ये जानता है कि चीजों को, सारे कागज लेकर हम अपने ट्रक को निकालेंगे, है ना। एक ये ठीक है, पुलिस मिलेगी, बीच में देखा जाएगा जो कुछ। जी तो जी ये हमको तय करना है कि हम किस तरह से आगे हमको बढ़ना है। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं कभी किसी से अपशब्द नहीं बोलता, ना गलत बात कहता, ठीक है, और सबके अंदर अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश करता, क्या और बात उन है, क्या अच्छाइयों को उकेरने की कोशिश करता। और वाह। एक बात और, जो अच्छाइयां हैं, जब भी आप मिलोगे मैं उन अच्छाइयों का जिक्र करूंगा आपसे। बिल्कुल करते हैं सर, हमने आपको सुना है, देखा है। और और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक फरमाइश भी हुई है, यहाँ पे हमारी जो स्वर कोकिला है, वो आपसे फरमाइश कर रही हैं कि सर एक गाना सुनाइए। और साथ ही वो अपनी एक गाड़ी की एक बात बता रही है कि मैं भी गाड़ी में पीछे, जब पीछे बैठना पसंद करती हूँ, तो रोड साइड घरों को देखती हूँ और कल्पना करती हूँ कि इस घर में किस तरह के लोग रहते होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात तो है ना। देखिए, मतलब आपने जो इतनी अच्छी अच्छी आप जो बातें कर रहे हैं, लोग अपने आप को उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और प्राणीन नाथ मिश्रा सर जी भी कह रहे हैं कि जो सकारात्मक विचार रखते हैं वही प्रशंसा कर सकते हैं, इसलिए शायद आप आलोचना से बचते हैं। बहुत सुंदर विचार है ऋषि जी। और सर मैं भी चाहूंगी कि जब फरमाइश आई है तो क्यों ना दो लाइन हो जाएं। दो लाइन, अच्छा आप सुनना ही चाहती हैं, मुझे लगता है कि मुझे सुनाना ही पड़ेगा, है ना। सर मैं भी चलो सुनना मैं, चाहती हूँ, और हमारे साथ में जो कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस बैठे हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। चलिए तो आप। मैं कुछ पंक्तियां मुझे याद है, मैं सुना देता हूँ, ठीक है ना। जी जी। हाँ हाँ, हाँ जी, स्वागत है सर ईशा जी, आपका। है ना। ईशा जी, आपके ऊपर ही मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, है ना। जी तो चलिए मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त में वो अपने नाम कर हाँ, लूंगा, तुम्हारे जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और हमारी जो सर कोकिला जी हैं, उनको लग रहा है कि आप ये पूरी गजल सुनाएं। और पूजा जी, बिल्कुल हम पूरी गजल सुनेंगे, और बहुत जल्दी ऐसा कुछ हम रखेंगे। मुझे लगता है, देखिए, देखिए बैठे बैठे एक पूजा आइडिया भी। की जी। एक खास बात यह है कि जब भी पूजा जी मुझे मिली, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी जरूर ली। आ, पूजा जी देखिए तो, रफी जी की एक खूबसूरत गजल, ये हमारे प्राणे नाथ मिश्रा सर कह रहे हैं, बेहतरीन गायकी पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं। और मैंने आपको बताया कि पूरा सुनने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे यहाँ बैठे बैठे एक आइडिया आया है कि मुझे लग रहा है कि अभी तक हमारे जितने भी प्रेरणादायी ये साक्षात्कार हुए हैं, उन सभी महानुभावों को बुला करके यहाँ पर एक अच्छी सी अंताक्षरी या फिर कुछ इस तरह के आचार विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए सभी को इकट्ठा करके फिर से एक अच्छा सा साक्षात्कार किया जाएगा। और जी। और उससे आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और
पूजा जी एक और लिख अभी आया है कमेंट के, और उससे भी अच्छा बेवाकी से आपका गाना, क्या बात है। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आदरणीय आपसे मेरा ये है कि मंचों की रोशनी और उपलब्धियों के पीछे एक व्यक्ति का जो निजी संघर्ष भी जो छुपा होता है, आपके जीवन में वे कौन सा संघर्ष रहा है जिसने आपको भीतर से बहुत अधिक मजबूत बनाया है? ये प्रश्न मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ भी है कि जो परिस्थितियां हैं उन्होंने आज मुझे इतना मजबूत बना दिया है, और मैं उस समय मुझे लगता था कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, लेकिन आज जब बैठती हूँ तो पता लगता है कि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे मजबूत बनाया है। तो मैं ये प्रश्न आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, तो ये जानना और भी उस मजबूती को और मजबूत कर देता है। कहते हैं कि जहाँ ईंट लगी है, जो प्लास्टर का काम करेगा वो आपका ये प्रश्न का उत्तर करेगा मेरे लिए। तो प्लीज मुझे इसका उत्तर मैं जानना देखिए, चाहूंगी। अक्सर अक्सर मैं एक भुक्तक किसी बड़े व्यक्ति का है, जी। ये मुझे पता है किसका है, कि हर बार जीत जीत के हारी है जिंदगी, खाना हम्म। बदोश हमने गुजारी है जिंदगी, और फूलों में तुम पले हो तुम्हें इसकी क्या खबर, मिट मिट के हम्म। कैसे हमने सवारी है जिंदगी। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। और जीवन जिसका अभावों में नहीं गुजरता है, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े सत्य से दूर होता है बिल्कुल। ना। और जहां तक मेरा प्रश्न है, माता पिता और मेरे को परिवार का बड़ा सहयोग है, भाइयों का सबका बड़ा सहयोग रहा है ना। लेकिन उनको ये लगता था इसके अंदर कुछ करने की आग है, ये कुछ करना चाहता है ना। तो मेरे पिता उन्होंने बड़ा मेरे को आगे बढ़ाने में मदद की है, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, है ना। और सच पूछो, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कह रहा हूँ मैंने जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जिया है ना। मैंने खूब भ्रमण किया है, और खूब रेडियो पे काम किया है, खूब साहित्य सेवा की है, और खूब अच्छे प्रशासन में रहा हूँ, और खूब मैंने मतलब देश विदेश की सैर की है, और लाइफ से मैंने मैक्सिमम लिया है। मैं वो कहते हैं ना, बड़ा प्यारा शेर है कि बहुत अच्छा शेर है कि मेरे नसीब में जो है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे नसीब में जो है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे खुदा मुझे वो अता कर जो मेरे मुकद्दर में ना हो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, खुदा यही ने जिद मुझे मेरी दिया, है, यही जिद मेरी है। हाँ, वही वो भगवान ने मेरे को दिया। और हर 6 महीने बाद मेरे मन को एक खलिश सी होने लगती है कि अब तक नया कुछ क्यों नहीं हुआ, अब तक नया क्यों नहीं हुआ, मुझे कुछ नया करना है, कुछ विकास के पथ पर आगे बढ़ना है ना। और मुझे अब 6 महीने में इसमें रूटीन में हो गए, अब मुझे कुछ आगे जाना है, अब मैं कुछ नया, यही जीवन का मेरा लक्ष्य है। और मैं हर चीज को अ, लिख के करता हूँ कि ये मुझे ये करना है, ये मुझे, मैं बिना लिखित काम नहीं करता, और मुझे हर चीज की नोटिंग चाहिए, ये काम हो गया, ये काम हो गया। और यही मेरे सफलता का राज है। और सबसे बड़ा सफलता का राज जो है कि बचपन अभावों में गुजरा, है ना। और हम 4 भाई थे, और चारों की 4 शर्ट होती थी, लगभग बराबर थे, चारों एक दूसरे की बदल के शर्ट पहन लिया करते थे, है ना। तो और किसी को बाहर जाना होता था तो वो सबसे अच्छी शर्ट पहन के वो जाया करता था कि भाई तू पहन के जाओ, है ना। क्योंकि चारों में अंतर था, एक एक दो दो डेढ़ डेढ़ साल का, है ना। जी जब बड़े हुए सारे एक से हो गए, है ना। जी जी। तो मजा आया करता था जीवन का। और हमें तो जीवन की परिस्थितियों ने किया। और मेरे अंदर एक जो ना, एक खास बात यह है कि यदि मुझे कोई नया काम करने के लिए देता है तो जी स्वीकार करने वाला सबसे पहले मैं होता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल मैं इस बिल्कुल। काम को करता हूँ, है ना। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ। तो इसलिए जो व्यक्ति आगे आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करेगा, वो व्यक्ति हमेशा एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, वो सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच ही जाए। क्या बात, क्या बात, ये आपने मतलब जितनी भी बातें कही है, कहते हैं कि कभी ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन करें क्या कि अगर वो मन रुके ही नहीं बोलने से, तो
मेरे साथ वही है कि जब आपने जो ये वाली बात बोली कि 6 महीने जो हैं, आपको वो 6 महीने में एक खलिश महसूस होने लगती है। मेरे साथ भी है कि मुझे हर 1 महीने में खलिश होने लगती है अगर मैं कुछ नया नहीं करती तो। यस। चाहे वो मैं घर के डब्बे ही क्यों ना नए खरीद के लाऊं। लेकिन मुझे कुछ बदलाव चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो मैं कर सकूं। और मुझे सच में आपके प्रश्न का उत्तर जान के ना मेरा और उत्साह बढ़ गया। मुझे लग रहा है कि अब मैं हर 15 दिन में कुछ करने वाली। जी 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 जी। बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रश्न का उत्तर जान करके। और ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को वापस से टटोल रही हूँ और अब आगे बढ़ती हूँ प्रश्न के लिए, क्योंकि मेरी ना बातें खत्म होंगी और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे इंस्पायर होना मेरा चलता रहेगा और आपसे और भी प्रश्न के अंदर से ही प्रश्न निकाल निकाल के पूछ लूंगी। इसलिए जो आपके लिए प्रश्न बनाए हैं मैं उन्हीं पे आती हूँ। और मेरा जो अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप साहित्य और जिम्मेदारियों से दूर होते हैं, तब आप सबसे सुकून भरे क्षण में किस तरह अपने आप को महसूस करना चाहते हैं और किस तरह बिताना पसंद करते हैं उस समय को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं शायद जी, मेरे पास फ्री टाइम है ही नहीं। फ्रॉम द 1985 से लेके अब तक मेरे पास कोई फ्री टाइम है ना। और यही फ्री टाइम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे यही इसी फ्री टाइम में आनंद आ रहा है और यही फ्री टाइम मेरा है। यही क्या मैंने बात आपको दिया है ना, कि भाई ये फ्री टाइम है। और जी। जहाँ दोस्त मिल जाते हैं, मनोज अबोध जी जैसे, या और राजेश श्रीवास्तव जी जैसे, है ना, तो उनके लिए मैं अपना काम छोड़ के अपना मस्ती से उनके साथ बैठता हूँ, आनंद लेता हूँ, वही मेरा फ्री टाइम है। और मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मुझे हम्म। बहुत पसंद है ना। और आप सोचो कि एक वक्त ऐसा था जिस समय ऑल इंडिया रेडियो में 95 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं प्रोग्राम करके निकलता था और लोग सिग्नेचर करने के लिए गेट नंबर 1 पे खड़े हुए थे कि ऋषि कुमार शर्मा जी आएंगे। और इनके साथ और पैटर्न भी उन्होंने बना लिया था कि कौन कौन से गाने प्रस्तुत करेंगे। और हम्म। शिद्दत के साथ काम करने का मेरा वो है। और इसीलिए आकाशवाणी आज तक मुझे नहीं भूला है, आज तक मुझे हर कार्यक्रम में याद करता है। और मैं आपको बता दूं, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हुआ करते थे जिनके ऊपर एलपी रिकॉर्ड के ऊपर गाना चल रहा था, एलपी, ईपी और एमपी, ठीक है, मिडिल वाला। और ये रिकॉर्ड हुआ करते थे। मैं राइट 2:15 ऑल इंडिया रेडियो जाया करता था और लोग, कलाकार जो होते थे ना, बच्चे, नए बच्चे, छोटे बच्चे या अनाउंसर्स वेट किया करते थे कि ऋषि कुमार शर्मा आएगा, वो वही बताएगा कौन सी रैक में कौन सा गाना रखा हुआ है, हमारी चॉइस है ना। हम्म। तो कुल मिलाकर मैंने आपकी फरमाइश बहुत किया है, फौजी भाइयों के लिए बहुत किया है। और 3 बार तो मैंने निजामुद्दीन औलिया का जो उर्स होता है उसको बराह रास्त यानी कि लाइव कमेंट्री की है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री की है, गणतंत्र वाओ। दिवस की कमेंट्री की है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। लाल किले से अभी 2025 में मैंने वो किया था, लाइव कमेंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस डे की। मैंने उसकी क्या नाम, गणतंत्र दिवस की थी। और दरियागंज कमेंट्री की है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। साड़ियों के ऊपर मैंने प्रोग्राम बनाया है। ट्रक के पीछे जो लिखा रहता है स्लोगन कि पापे दी गड्डी चल के जा रही है, या जो लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा काला, है ना, इन सारी चीजों पे प्रोग्राम बनाया। ट्रेवल शोज बनाए हैं, बहुत सारे ट्रेवल शो बनाए हैं, कुछ वाह। प्राइजेस हुए। और रेडियो में बहुत काम किया है। और लगभग 18 घंटे में काम किया करता था, अभी भी 18 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। क्या बात क्योंकि है, क्या बात। क्योंकि हम जब तक रुक जाएंगे ना, जब, और मैं हम्म। आपको बता दूं मेरे रिटायरमेंट के 2 साल हैं और मैं अब आई एम फाइंडिंग द न्यू जॉब, न्यू हम्म। जॉब मुझे काम करनी है ना, वो मैंने तय कर लिया है। और अभी मैं, एक संस्था है जो वैश्विक हिंदी परिवार है, ये लैंग्वेज को लेकर इंटरनेशनली काम कर रही है। अभी मुझे ये पोस्ट ऑफर हुई है, उसके दिल्ली का अध्यक्ष बनाया मेरे को। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करना और बहुत सारी चीजों का आयोजन करना, है ना, ये अभी मेरा काम है, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और धीरे धीरे हम हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं अपने आप को हिंदी सेवी कहता हूँ। मैं न तो लेखक हूँ और ना ही मैं राइटर हूँ, मैं हिंदी की सेवा करने वाला एक सिपाही हूँ जो पर्दे के पीछे करता हूँ।
अरे वाह, क्या बात है। और आपको बहुत बहुत बधाइयां आपके जो आपकी कमिंग न्यू जॉब है उसके लिए, और बहुत सारी ठीक। बेस्ट विशेस भी हैं। हाँ। और अब आपकी इतनी सारी, मतलब जहां तक मुझे लगा कि ये कहना गलत नहीं होगा, आपको अपने दोस्तों के साथ में तफरी करने में बहुत मजा आता है, आप अपना सुकून मैं भरा पल। आप देखिए, मैं अभी भी आ रहा हूँ 2 घंटे पहले। मैं बताएं आप। पटेल जी चौक पर कॉर्नर पर चाय वाला है, ठीक है, उस पे मैं, शिव कुमार बिलग्रामी जी, है ना, और डॉक्टर सुशील द्विवेदी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में प्रोफेसर हैं, चाय बैठ जी, के पी के आया, फोटो अपलोड करूंगा, आप देखना, है ना। क्या तो बात है। है ना, और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसपे मैं नहीं हूँ, चाहे हाँ, इंस्टा पता हो, है, पता है। अभी फेसबुक हो। पूजा पूजा हमारी स्वयं दीदी ने भी लिखा है कि सर को रील बनाना भी शायद बहुत सुकून देता है। बहुत रील बनाता हूँ, है ना, हाँ। ना। लेकिन मैं ये रील अरे बनाता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, ये सिर्फ इसलिए करता हूँ कि कोई 18-19 साल का युवा ना सोचे कि हम किसी से कम है बिल्कुल सही बात है। है ना। हम तुमसे भी आगे हैं, है ना। बिल्कुल, हम आगे ही हैं। लिंक्डइन पर भी हैं, उस पर भी हैं, क्योंकि हम चीजों का कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं, जी, है ना। जी। और जो भी ये मीडिया के हाउसेस बने, मोबाइल बना है, या जो भी इंटरनेट, सारी चीजें, इनका हम सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, अपने अंदर की क्षमताओं को, स्किल को कभी भी निखार सकते हो, कभी भी कुछ सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे से आपने, बड़ा एकदम माहौल अलग तरह का हो गया है, एकदम हल्का-फुल्का, भारी भरकम। जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी, थोड़ा-सा हटके, एकदम लाजवाब तरीके से आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और क्योंकि समय की जो टिक-टॉक टिक-टॉक है, वो हमारे कानों में बार-बार, बार-बार बज रही है, लेकिन मेरे अभी भी 2 प्रश्न हैं। लेकिन मैं आपसे वो 2 प्रश्न पूछे बिना मैं ना आपको जाने दूँगी और ना मैं यहाँ से हिलूँगी। तो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि यदि आपको जीवन की पूरी यात्रा को किसी भी एक संदेश या पंक्ति में व्यक्त करना हो तो वह क्या होगी? देखिए, यदि संदेश यात्रा है, अ, यानी 2 पंक्तियां आप मेरे जीवन से उतारना चाहती हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और जी, सरल बनकर जिए। इस दुनिया में सरल, साधारण, और जितने भी संसाधन भारत के हैं, उन संसाधनों को मिनिमम प्रयोग करिए, जी, ठीक जी। है। आलोचना में मत लगिए, अपने आप का विकास करते रहिए, ठीक है। मैं एक बार नीरज जी से बोला, मैं, नीरज जी एक बार बताइए, मुझे किसी को नीचा दिखाना है ना, उसने हुँ, मेरी इंसल्ट की है, तो बोले ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा जी कैसे? बोले अपना डेवलपमेंट करते चले जाओ, वो अपने आप नीचे देख लेगा, वाह! बिल्कुल सही बात है। है ना। वो बात मैंने गांठ बांध ली, और उस बात को मैं सिर्फ अपने पे फोकस रखता हूँ, ठीक है, कि भाई अपना व्यक्तित्व का विकास करते रहो तुम। और आप जी, ईशा जी ये मान के चलना कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी यूथ हैं, है ना, उनमें से 50% बच्चे मेरे को फोन करते हैं कि सर मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि ऋषि सर के पास जाएंगे तो हमारी ये बात सॉल्व हो जाएगी, है ना। क्या बात और है। मैं सभी प्रोफेसर के साथ, सभी एचओडीज के साथ, सभी वीसीज के साथ मेरा अपना अलग एटीट्यूड रहता है, और मैं बहुत ही मतलब अच्छे मन से मिलता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मिलना सबसे। लोगों से मिलना आपको बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत। सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो मुझे ओवरऑल आपके संदेश से ये समझ आया, यदि आप आलोचनाओं में फंसे रहते हो तो आपकी सरलता स्वयं ही जटिलता में बदलती चली जाती है। तो यानी कि बिल्कुल। आपको बस सरल बने रहना है, तो किसी की भी आलोचना करने से, किसी को डिमीन करने से आपको बचना है। और ये सबसे बड़ी सरलता है। और जब एक बार सरलता में आप घुस जाते हैं तो वो सारी चीजें सरल होती चली जाती है, जैसे कि हमारे ऋषि सर हैं। और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स तो दमादम 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 आ रहे हैं, और बहुत प्रभावी और अनुकरणीय व्यक्तित्व ऋषि जी का। और आपको सादर प्रणाम, प्राणीनाथ मिश्रा सर जी कह रहे हैं। और पूजा दीदी हमारी जो स्वर कोकिला है, हिंदी के सच्चे साधक ऋषि सर को नमन। और वाह वाह वाह, बहुत सुंदर संदेश। और हम भी कह रहे हैं वाह वाह वाह, बहुत सुंदर संदेश, बहुत ही इंस्पायरिंग। और अब मेरा आपसे लास्ट बट नॉट लीस्ट अंतिम प्रश्न है। लेकिन मेरे प्रश्न की जड़ी, यदि मुझे समय मिलता तो मैं शायद
पूरी रात भी आपसे प्रश्न करती रहती और आपसे बहुत कुछ सीखती रहती। लेकिन समय है तो, क्योंकि हम ये समय एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अपना कार्यक्रम भी लेट शुरू किया था, तो ये हमारे देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी जो मुझे वो ब्रज की रचना है मुझे बहुत पसंद आती है ना। जी और मैं ब्रज की जो आप बोलती हैं तो मुझे बहुत पसंद आती है। और मुझे ना एक देखिए, मैं भी आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुध ब्रज गावनी में जावनी तभी लगे, कहरत नगर गवालिनी की दौरी दौरी झोरी झोरी नंद पौरी आवनी सभी लगे। हाँ और उजग उजग पद कंजनी के पंजनी पे पेकी पेकी छाती छोहरी छवि लगे, और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहे नहीं सभी लगे। तो हाँ, गोपियां क्या बात है, क्या बात है। अब आपने ना ब्रज का तार छेड़ दिया है, अब मैं भी सुनाए बिना नहीं तो मैं भी सुनाती हूँ आपकी यहीं से, इसी लय को उठाती हूँ और मैं भी कुछ छोटा सा आपको सुनाती हूँ कि ये मैंने एक जो शिव जी जब महाराष्ट्र में सखी का रूप धर के आए थे, मैंने उस वक्त उस समय को लिया है। और शिव जी क्या आपने शायद राधा कृपा कटाक्ष के बारे में सुना होगा, तो किस तरह से उस चीज को महसूस करने के बाद शिव जी पार्वती जी को उसके लिए बता रहे हैं, तो वो मैंने लिखा है कि आपको सुनाती हूँ कि शिव मृदु बाणी बोले, राधा महिमा युग बोले, कंपित सो कंठ नीर झरी झरी जाए हैं, और तिन की कृपा बिना तो श्याम दुर्लभ मिले, प्रेम सिक्त बचन हृदय को बड़े भाई हैं, रास को बिलास अंति सुंदर सो दिखत है, दर्शन कर वे धरा पे शिव आए हैं, और सखी रूप धर शिव मन मोहिनी स्वरूप, प्रेम भाव ले वे महारास में समाये हैं, राधा चरणन में विशेष गुण भाई शिव, और पावे कृपा दृष्टि लाडली निकट आए हैं, कि दीन भाव अंतर में प्रगटाए महादेव, बने गोपीश्वर शिव जग में पुजाए हैं, और देख प्रेम प्रभा द्रवित भयो शिव चेत, अश्रु की सरिता से यो नयन भिगाए हैं, कि कहे शिव करुणा में राधिका कृपा करो जी, भक्ति में यूं ओतप्रोत सदा शिव आए हैं, भक्ति में यूं ओतप्रोत सदा शिव आए हैं तो ये मेरी एक रचना मेरी राधा रानी के लिए, क्योंकि आपने जहां ब्रज की बात छिड़ जाती है वहां मुझे रुका नहीं जाता। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि साक्षात्कार के बीच में और मैं सुनाने लग पड़ी इस तरह से। और अब आगे चलते हैं, और आपने माहौल बहुत बढ़िया, कहते हैं ना कि प्योर सोल्स जब मिलती हैं या बात होती है, तो जो पवित्रता है और जो सकारात्मकता है वो चारों तरफ एक अलग ही तरीके से छा जाती है। वहां आसपास बैठे हुए लोगों तक वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, वो वाइब्स पहुंचती हैं, सुनने वाले, देखने वाले। और हमारी संस्कृति में तो वैसे भी कहा जाता है जो कथाएं हैं, वेद हैं, पुराण हैं, मंत्र हैं, अगर इनको आप सुन भी लें तो सुनने मात्र से भी हमें उनका फल मिल जाता है। तो सकारात्मकता और पवित्र जो आत्मा होती हैं उनसे वार्तालाप करने से काफी हद तक हमारी अंतर शुद्धि भी हो जाती है। तो ऐसा ही आज मुझे प्रतीत हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारे इस साक्षात्कार को हम समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये मेरे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, कवयित्री और जितने भी लेखक सुन रहे हैं, इनको मेरी तरफ से कहना है कि मैं आप सब लोगों को बहुत चाहता हूँ। यदि मैं इनका फैन हूँ और इनकी रचनाएं भी मैं सुना सकता हूँ, है ना। क्या बात है, क्या बात है। देख लीजिए आपकी जो भी हमारे जी। और मैं ना मतलब चाहता हूँ कि भाई मैं यदि किसी तरह से सक्षम हो जाऊं तो युवाओं को और ये जितने भी सुनने वाले मेरे साहित्यकार, इनको किसी फलक पर ले जाकर और इनके कार्यक्रमों को करवाऊं और उनको सुनूं बन सकते हैं। मेरा ये दिल करता है ना सर। आपका दिल ये इसीलिए करता है क्योंकि मैं जो प्योर सोल की बात कर रही थी, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है
जो सभी को बहुत अच्छे से सभी की बातों को सुनना पसंद करती है, सभी की बातों को समझना पसंद करती है, और वो तभी कर पाते हैं जो आपका एक शब्द है आज, जो मुझे आपसे एक शब्द जो सुनने को मिला और जो मुझे अंदर तक, वो मेरे आगे तक भी काम आएगा, सरल। तो वो सरलता जो है ना, वो सरलता जो आपने दिखाई है वो हम सब तक आपकी पहुंची है, और ये सरल आपका जो स्वभाव है। और अब हम आगे एक बस जल्दी से मैं आपको कमेंट सुना करके और फिर आज समापन की तरफ बढ़ते हैं। और सभी ने बहुत ज्यादा तारीफें की हैं, बस मैं कमेंट्स कहाँ तक और कब तक पढ़ूंगी। और आज आपने अपने बहुमूल्य विचारों से, अनुभवों से, अपनी जीवन दृष्टि से हम सभी को समृद्ध किया है। आपके शब्दों में अनुभव की गंभीरता, संवेदना की ऊष्मा और हिंदी के प्रति अद्भुत समर्पण स्पष्ट रूप से अनुभूत हुआ। निसंदेह आज का ये संवाद केवल एक साक्षात्कार नहीं लगा है मुझे, बल्कि विचारों, मूल्यों, संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज सा बन गया है। और मैं पुनः हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय श्री ऋषि कुमार शर्मा जी का, मेरी तरफ से सभी को मेरा नमस्कार बोल दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और अब साथ ही लम्हे जिंदगी के चरित्र से चित्र तक की जो हमारी संस्थापिका है डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर सुसंस्कृत और साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने का सराहनीय जो आप कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी सम्मानित उपस्थित जनों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन को सफल बनाया। तो आप सभी की इसी मंगल कामना के साथ मैं आज का ये साक्षात्कार यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि फिर आएंगे हम, आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।